Hello students, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce classes. So today we'll discuss about the organizing part 2. Organizing के पहले चैप्टर में हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, आपका फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से हम ऑर्गेनाइजिंग के दूसरे पार्ट यानी इसमें आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एलिमेंट्स, फीचर्स, ये सब डिस्कस करेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डेलीगेशन। वर्ड यूज हुआ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो इसी वर्ड से यूज़ करेंगे। ये सबसे पहले डेलीगेशन क्या होता है। देखिए, कंपनी में एक मैनेजर सारे टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसे कुछ सबॉर्डिनेट भी अपॉइंट करना होता है, यानी कुछ इंडिविजुअल भी अपॉइंट करने होते हैं, जो फिर क्या करता है एक मैनेजर उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टास्क को डिवाइड कर देता है। यानी उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टास्क दे दिया जाएगा। उस टास्क को कंप्लीट कराने के लिए उन्हें कंप्लीट करना उनकी क्या बन जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब एक सबॉर्डिनेट को आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वहाँ पे उसको अथॉरिटी भी चाहिए होती है, क्योंकि वो अपने ऑन बिहाफ लेवल पे कुछ डिसीजन, अपने वर्क से रिगार्डिंग डिसीजन ले सकता हो। तो उस केस में क्या होता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जब हम देते हैं तो फिर कुछ अथॉरिटी भी देते हैं। जब हमने अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी, यानी हमने अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी, दैट मीन्स फिर सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल भी होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस आता है, यानी आपका वर्क डिवीजन से लेके अकाउंटेबिलिटी तक का पूरा प्रोसेस आपका डेलीगेशन कहलाता है। डेलीगेशन कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने कहा कि एक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, एज ए प्रोसेस डेलीगेशन कहलाता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यानी कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है डेलीगेशन में। जैसे हमारा टॉप लेवल होता है, वो टॉप टू बॉटम अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी डिवाइड कर सकता है, उसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। वो अपने मैनेजर को करेगा टॉप लेवल, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को करेगा। तो ये आपका टॉप टू बॉटम क्या आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दूसरा यहाँ से बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहले आता है इफेक्टिवली मैनेजमेंट, यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूँ, इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे आप एक बात समझिए इफेक्टिव मैनेजमेंट में कि इफेक्टिव मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ कि इफेक्टिव मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक मैनेजर अपने जो रूटीन अथॉरिटी है, रूटीन वर्क की अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करता है। रूटीन वर्क समझते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होना, उसके बाद दूसरा टास्क, उसके बाद तीसरा टास्क, एक तरह से रूटीन चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, इफेक्टिवली वो उनसे वर्क कंप्लीट करा सकता है अपने सबॉर्डिनेट से। तो इसलिए वहाँ पे जो आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट आ जाता है। सेकंड थिंग आ जाती है, या एक तरह से आप कह सकते हो अपने सबॉर्डिनेट से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में वर्क लेना हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है। दूसरा आता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट जब उसकी स्किल्स को यूटिलाइज किया जाता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो उस इम्प्रूवमेंट से एक एम्प्लॉय उसका यूज़ कहीं पे भी कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ब्रांच से वो दूसरी अगर कहीं और जॉब जाना चाहता हो, जॉब छोड़ के वहाँ करना चाहता हो, तो वहाँ भी उसे उसका प्लस पॉइंट ये मिलेगा, उसे पहले से वो टास्क का पता होता है, यानी वो अपने आप में एक्सपर्ट रहता है। तीसरा होता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे आपके मोटिवेशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मोटिवेशन के तौर पे कैसे, जैसे एक सबॉर्डिनेट को अगर कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अथॉरिटी दे दो, कोई पावर दे दो, तो सबॉर्डिनेट अपने आप को औरों से डिफरेंट समझने लगता है। तो वहाँ पे उसमें सुपीरियर वाली फीलिंग आने लगती है। उस सुपीरियर वाली फीलिंग्स एक तरह से किसका वर्क करती है, मोटिवेशन का, कि अगर मैं और अच्छा वर्क करूँगा तो मे बी मेरे सुपीरियर मुझे और पावर ऑफ अथॉरिटी डेलीगेट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसलिए किया जाता है कि देखिए, मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में ही कि एक मैनेजर सारे टास्क तो कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहिए होगी तो मुझे वर्क भी बढ़ाना होगा। जब मुझे वर्क बढ़ाना होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपनी जो डेलीगेशन है अथॉरिटी की वो बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे फैसिलिटेट टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ आ जाता है। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की मीन्स यहाँ पे आ जाता है कि एक कैसे सिंपली
एक तरह से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन को बताता है, बेसिस ऑफ हायरार्की लेवल, कि उनका रिलेशन किस बेस पे है। यानी हायरार्की लेवल इन दिस बेस फॉर हायरार्की द मैनेजर द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ डेलीगेशन, यानी पावर ऑफ डेलीगेशन को बढ़ाना आपका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन में अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आप सिंपली बात समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में, बेटर कोऑर्डिनेशन में डेलीगेशन एक सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल होती है। एक सिस्टमेटिक वे में अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना आपका आ जाता है बेटर कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम बात करते हैं तो रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। वर्कलोड ऑफ मैनेजर में अगर हम बात करें, एक सुपीरियर जब अपने वर्कलोड को, यानी सिंपली अपने टास्क को अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैनेजर जो होता है यानी सुपीरियर जो होता है उसका वर्कलोड तो कम हो जाता है, जबकि वर्कलोड किसका बढ़ जाता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बढ़ जाती है, सबॉर्डिनेट की। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट। दोनों लोग उससे इन्वॉल्व हैं, और अगर सुपीरियर आपके सबॉर्डिनेट को, अपने सबॉर्डिनेट को कुछ पावर ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी करना चाहता है, इसका मतलब ये उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। यानी एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट कर रहा है, फेथ कर रहा है, तभी तो उस रिलेशन एक मेंटेन है। तो उनका जो गुड रिलेशन है वो किस चीज़ में, बेसिस ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन पे डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट वन आ जाते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की अगर मैं बात करूँ, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन होता है हमारा 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड आता है अथॉरिटी, एंड थर्ड वन आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अब सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। सबसे पहले जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर अपनी सबॉर्डिनेट को एक पर्टिकुलर टास्क देता है, यानी किसी इंडिविजुअल को एक टास्क देता है अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिफिकेशन, तो उस वर्क को करना सबॉर्डिनेट का जिम्मेदारी होती है। वही जिम्मेदारी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। यानी एज ए कह सकते हो इट इज़ द, अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह के ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय या ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट। तो टास्क को कंप्लीट करना ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारी एक पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट की। सेकंड थिंग इस आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी में आता है एक तरह से सिंपल डिसीजन मेकिंग पावर, आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। यानी अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एक लेवल पे आके अपने डिसीजन खुद ले रहा हूँ, उसका मतलब वो मेरी पावर है। तो डिसीजन मेकिंग पावर को ही हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी। अथॉरिटी की अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी अराइज होती है सिस्टमेटिकली, यानी टॉप टू बॉटम। एंड सेकंड थिंग, ये स्केलर चेन को फॉलो करती है। स्केलर चेन मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था ABCD, इसमें क्या है, D क्या है, सबसे एक लोअर ग्रेड में वर्क करने वाला, वो अपने अपर यानी सुपीरियर को वर्क, कोई डिसीजन लेना है तो सुपीरियर से पूछेगा, वो अपने सुपीरियर से पूछेगा, वो अपने सुपीरियर से पूछेगा। तो इस तरह का जो लाइन वर्क स्केलर चेन वाला फॉलो होता है वो हमारा अथॉरिटी में फॉलो होता है। तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। भाई जब मैंने किसी एक इंडिविजुअल को टास्क दिया, उसने वो वर्क किया नहीं किया, मैंने उसे अथॉरिटी भी दी उस टास्क को कंप्लीट करने की, भाई ठीक है आप इसे कंप्लीट करने के लिए आप ऑथराइज्ड भी हैं और उस वर्क को आपको करना है, यानी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, अथॉरिटी भी होगी। बात करें फिर उसके बाद में, एक सुपीरियर जूनियर से हमेशा ये पूछ सकता है कि भाई उसने वर्क कंप्लीट किया या नहीं किया। वो जो क्वेश्चन ऑब्लिगेशन है सबॉर्डिनेट की, वही क्या कहलाती है, एक तरह से आपकी अकाउंटेबिलिटी। क्या कहलाती है, अकाउंटेबिलिटी। यानी एक सुपीरियर हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अकाउंटेबल होगा अपने सुपीरियर के लिए। एंड नेक्स्ट में आता है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, तो हम बात कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी जो पावर ऑफ अथॉरिटी होती है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। एक तरह से आपका टॉप लेवल के हाथ में पावर ऑफ अथॉरिटी होती है और ये हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है। सेंट्रलाइज एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक तरह से कह सकते हो कि जो सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो टॉप लेवल को होगी, मिडिल लेवल लोअर लेवल कोई डिसीजन नहीं ले सकता। यानी अगर एक लोअर लेवल पे एक
एम्प्लॉय वर्क करता है तो वो अपने वर्क के लिए भी डिसीजन नहीं ले सकता, उसे अपने सुपीरियर से पूछना पड़ेगा, वो अपने सुपीरियर को पूछेगा, यानी एक तरह सिंपली स्केलर चेन फॉलो करने वाली बात वो हमारी होती है सेंट्रलाइज में। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में होता है हर एम्प्लॉय अपने वर्क के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, यानी उसे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है। तो सबसे पहले जो इसी में आ जाती है, इसके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन पार्ट क्या है? डिसेंट्रलाइज है। जैसे हम उस डेलीगेशन में क्या करते हैं, यानी अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी को सबॉर्डिनेट को डिवाइड करते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम पहले से अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे के रखते हैं कि वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे यह आता है डेलीगेशन मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विल टू, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज द अथॉरिटी इज मल्टीपल बाई मैनी, डेलीगेशन नेसेसरी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन। यहाँ पे सेकेंड थिंग्स ये आ जाती है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ये ऑप्शनल होता है, जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर आपका मतलब ये नेसेसरी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। बिना हम अथॉरिटी को डेलीगेट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करनी ही पड़ेगी। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बताया ऑप्शनल है, कोई चाहे तो आप अथॉरिटी पहले से डिवाइड करके रख सकते हैं, अदरवाइज अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपने सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ को ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये हमारा पार्ट था दोनों की रिलेशन का। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबॉर्डिनेट। डेवलप अमंग सबॉर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ इनिशिएटिव की, तो एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को जब पावर ऑफ अथॉरिटी दे रहा है तो वो किस चीज़ को शो करता है? वो करता है हम उनके रिलेशन को, कि उनका रिलेशन एक अच्छा रिलेशन है, यानी एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट करता है, गुड फेथ करता है, इस वजह से वो उसे पावर ऑफ अथॉरिटी दे रहा है। तो सबसे पहले डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबॉर्डिनेट। दूसरा होता है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, यानी यहाँ पे मैनेजर फ्री रहता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स यानी क्रिएटिविटी को शो करके कुछ डिफरेंट करना अगर चाहता हो, मतलब कहने के डिफरेंट वे में अपने गोल को अचीव करना चाहता हो, तो वो क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट कर सकता है और फॉलो करा सकता है अपने सबॉर्डिनेट से, ताकि मैनेजर में जो मैनेजर का टैलेंट है उसका कंपनी यूटिलाइज कर सके और उसका एक तरह से फ़ायदा उठाया जा सके। थर्ड वन बात आती है क्विक डिसीजन मेकिंग की। अब क्विक डिसीजन मेकिंग देखिए, जब बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की सभी लोग, मैंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सभी लोग आप अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं। तो भाई वहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि जब उसे खुद से ही डिसीजन लेना है, उसे दूसरे को पूछना नहीं है एक एम्प्लॉय को, तो वो इजीली साथ के साथ भी डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग एक हमारी इम्पोर्टेंस हो जाती है डेलीगेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। नेक्स्ट में आता है रिलीफ ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो बात कर रहे थे हम रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट से मतलब ये होता है यहाँ पे कि जब टॉप लेवल, देखिए मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एक मैनेजर सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता, उसे किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने एज ए सबॉर्डिनेट के लिए। तो जब एक टॉप लेवल अपने जो वर्कलोड होता है वो किसे देता है? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसे देता है? लोअर लेवल को। तो जो वर्कलोड होता है वो बर्डन टॉप लेवल का कम हो जाता है और लोअर लेवल का बढ़ जाता है। तो जब बर्डन खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली दैट टाइम किस चीज़ का होता है? एक तरह का रिलीफ टाइम। तो टॉप लेवल का रिलीफ टाइम होता है, शुरू होता है। फैसिलिटेट ग्रोथ। फैसिलिटेट ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ उस कंडीशन, तो हम बात कर रहे थे फैसिलिटेट ग्रोथ की। फैसिलिटेट ग्रोथ की बात करें तो सिंपली भाई जब मेरे सपोज मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेंबर्स को मैंने फ्री किया हुआ है कि भाई वह अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, तो वे जब अपने लेवल पे डिसीजन लेंगे उससे क्या होगा? अच्छा वर्क होगा, अच्छा वर्क होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सेल अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी तो रिवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, रिवेन्यू अच्छा जनरेट होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कर सकता हूँ। तो यही प्रोसेस आपका फैसिलिटेट ग्रोथ का होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर ऑफ अथॉरिटी से लगभग सभी एम्प्लॉय अपने लेवल के अकॉर्डिंग सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहती है। उसके बाद आता है आपका बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल में अगर मैं बात करूँ
बेटर कंट्रोल जब मैंने अपने सबॉर्डिनेट को पावर ऑफ अथॉरिटी दी है, डिसेंट्रलाइज किया, भाई उसे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी है, वो ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो वो अकाउंटेबल भी होगा अपने वर्क के लिए कि उसने कोई टास्क दिया था, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? बेटर कंट्रोल। आप जब अपने अकाउंटेबिलिटी को फेस करोगे तो पहले से अपने टास्क को कंप्लीट रखो। जब आपको पता है आपका बॉस आपसे पूछ सकता है कि भाई ये वर्क क्यों नहीं हुआ, तो उसे वो टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में बेटर कंट्रोल फॉलो किया था। प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड द क्रिएटिविटी। अभी मैंने बताया था जैसे टैलेंट फॉर फ्यूचर के लिए मैनेजर का, तो मैंने बताया था कि उस सेम कंडीशन में कि एक मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे शो कर सकता है। यानी हर कोई आदमी जो अपने लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही, तो अपने लेवल पे जब हम खुद डिसीजन ले सकते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी की क्रिएटिविटी जिसका रिजल्ट अच्छा होगा उसे एक तरह से प्रमोट किया जाता है। तो वहाँ पे प्रमोशन ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी को एक तरह से कह सकते हो इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हर लेवल पे हर सबॉर्डिनेट, हर सुपीरियर फ्री होता है एक क्रिएटिव वर्क करने के लिए कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले और अपने अकॉर्डिंग टास्क को इजी वे में, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट करके दिखाए। नेक्स्ट वन होता है आपका इम्प्रूव टीम वर्क। इम्प्रूव टीम वर्क की अगर मैं बात करूँ, इम्प्रूव टीम वर्क में इम्प्रूव टीम वर्क की बात करते हैं। इम्प्रूव टीम वर्क में होता है, देखिए भाई, जब एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेके तो हमें जनरल इंटरेस्ट की तरफ को मूव करना है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को वहाँ एक अकेला आदमी कभी भी क्या नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर सकता। उसे एक तरह से सभी को मिलजुल के काम करना होता है। उसी से हम जनरल इंटरेस्ट बनाते हैं कि ठीक है भाई हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो वही वहाँ से क्या होता है, एक टीम स्पिरिट को मेंटेनेंस किया जाता है। यानी वी आर वन, आई को वी में कन्वर्ट करना। अगर मैनेजर ये कहेगा आई कैन डू इट सिर्फ ओनली, तो वो कंडीशन थोड़ी सी एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट वाली आती है। पर अगर सिंपली मैनेजर कहे ये सब हमने किया है, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है उनके एम्प्लॉय को भी, और उससे टीम स्पिरिट बनी रहती है कि यार वी आर एज ए लाइक ए फैमिली, जिससे हम वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे सो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।